हेलो फ्रेंड्स, आई एम रितेश चांडक। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा थर्ड लेक्चर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स है जो अगर आपके एग्रीमेंट में अगर मिला दिए जाए तो वो बन जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और एक चीज़ दोस्तों, इसमें से अगर कोई भी इंग्रेडिएंट्स या कोई भी एलिमेंट अगर कम है तो शायद आपका वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इट मे बी अ वॉइड, इट मे बी अवॉइडेबल, एनीथिंग, बट वो वैलिड नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो लगने वाले इसेंशियल एलिमेंट्स है हम लोग वन बाय वन देखते हैं। इसके पहले हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आई रिक्वेस्ट कि आप इसके पहले के दोनों वीडियो देख लीजिए, और अदर तीनों वीडियो देख लीजिए, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि आपका सिलेबस क्या है सीए फाउंडेशन का। सेकेंड वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्ट्री और नेचर। थर्ड वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज मीन बाय एग्रीमेंट एंड एक लीगल चेन हमने एक्सप्लेन किया था कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जाता है। और ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का थर्ड लेक्चर है जो हम लोग स्टार्ट करने वाले। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, अभी जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें टोटल 9 इसेंशियल एलिमेंट्स बताए हैं जो आपके एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग वन बाय वन सभी एलिमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप जो 9 एलिमेंट्स देख रहे हैं वो ऐसे है: ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, नेक्स्ट होगा आपका लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, नेक्स्ट होगा आपका फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। 8 नंबर पे होगा आपका सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, और 9th नंबर पे होगा लीगल फॉर्मेलिटीज। ये सारे 9 इंग्रेडिएंट्स हम लोग वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसका मतलब हमके अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना है तो हमें सबसे पहले लगेगा एक ऑफर लगेगा, और उसे सेम पर्सन ने जिस किसी को ऑफर किया गया है उस पर्सन ने उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो पर्सन उसे एक्सेप्ट नहीं करता है तो आगे होगा ही नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, फॉर्म ही नहीं होगा। इन शॉर्ट हम इसे कह सकते हैं देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट इंग्रेडिएंट दैट मस्ट बी अ एग्रीमेंट इन विच one person gives offer and second person, that specific person should accept that. अब हम इसे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। सपोज अमित gives an offer to Sumit that he wants to sell his bike, and Sumit should accept that offer, same offer, that then we can call it the agreement. So हमें सबसे पहले जो लगने वाला है वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ओके, एग्रीमेंट। नेक्स्ट हम लोग सेकंड, हमारा सेकंड एलिमेंट होगा इंटेंशन टू क्रिएट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसके लिए बहुत एक अच्छी केस है बेल्फोर वर्सेस बोल्फोर, आपने वो रेफर करना चाहिए ताकि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली जब एग्रीमेंट फॉर्म होता है तो इट में पॉसिबल कि दोनों पार्टीज का जो इंटेंशन होता है वो हो सकता है कि सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट फॉर्म करने का, बट हमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए वहां पे दोनों पार्टी का इंटेंशन होना चाहिए एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने का। तो ये भी हमारा एक एलिमेंट है, दैट इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। सपोज आई एम ऑफरिंग यू my laptop for rupees 25,000 and you are accepting that offer. That means we have intention that we have to create a legal relations. It's not a domestic or it's not a social agreement. हमारा थर्ड जो इंग्रेडिएंट है वो है लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। तो आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या आप जो एग्रीमेंट में एंटर हो रहे हैं उसके लिए जो भी आपको कंसिडरेशन मिलेगा दैट शुड बी अ लॉफुल। अगर हम लोग इलीगल चीज़ों के लिए या अनलॉफुल चीज़ों के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या उसमें मिलने वाली चीज़ हमारी अनलॉफुल है तो इसे हम लोग लॉफुल कंसिडरेशन नहीं कहेंगे। अगर ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं हो पाएगा, हम लोग इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। बेसिकली फोर्थ पॉइंट होगा कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। तो दोस्तों कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ऐसे डिफाइन किया है लॉ के हिसाब से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, लेकिन अगर वो 3 कंडीशंस पूरी करता है। वो 3 कंडीशंस कौन सी है? ही मस्ट बी अ मेजर, ही मस्ट बी ऑफ अ साउंड माइंड एंड ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। अब इसे हम लोग वन बाय वन समझ लेते हैं। इंडिया में लॉ है मेजॉरिटी, लॉ ऑफ मेजॉरिटी। उसके हिसाब से आप मेजर कब होते हैं? जब आप 18 ईयर्स या इन सम कंडीशंस आप 21 ईयर्स क्रॉस कर लेते हैं। नॉर्मल कंडीशन में 18 ईयर्स और इन केस ऑफ प्रॉपर्टी
या इन केस ऑफ रियल एस्टेट की अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो वहाँ पे आप 21 ईयर्स के बाद मेजर होंगे। नेक्स्ट आपका आएगा साउंड माइंड। मतलब साउंड माइंड मतलब यहाँ पे ऐसा है कि जहाँ पे दोनों पर्सन समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट क्या है। मतलब दे शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो कुछ ड्रिंक करके है या वो इडियट है या वो स्टूपिड है तो वो उसे हम लोग साउंड माइंड नहीं कहेंगे। थर्ड यहाँ पे आता है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ मतलब होता है लॉ ने कुछ पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया। जैसे इंसॉल्वेंट पर्सन, ऑलरेडी लॉ ने बोला है कि उनके साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। अगर आप उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हो तो वहां पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो ये होगा हमारा कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट होगा फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट। बेसिकली एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए देयर शुड बी अ कंसेंट एंड दैट शुड बी अ फ्री। अब कंसेंट मतलब क्या होता है, जब दोनों पार्टी एक ही चीज के लिए एग्री हो जाती है तो उसे कहेंगे हम लोग कंसेंट। सपोज आई वांट टू सेल माय ब्लू बाइक एंड यू वांट टू परचेस माय ब्लू बाइक, तो हम लोग उसे कहेंगे कंसेंट। और इसे ही लॉ के टर्म में कहा जाता है कॉन्सेंसस एड एडम। अब इसमें हमने कहा है और एक चीज कहा है हमने फ्री भी होना चाहिए। तो फ्री कब होती है कंसेंट? व्हेन इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। जब ये अभी हम लोग जो पांच जो चीजें बताने वाले हैं, जब वो ये पांचों चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं है तो उसे हम लोग कह सकते हैं फ्री है। तो वो कौन सी चीजें हैं? एक है, सबसे पहले आता है कोएरिशन। अगर आपके एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त अगर उसमें कोएरिशन नहीं है, उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसमें फ्रॉड नहीं है और उसमें मिस्टेक नहीं, ये पांच चीजें अगर आपके एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो दैट बिकम्स अ फ्री कंसेंट। एंड कंसेंट शुड बी अ जेन्युइन कंसेंट। ऐसे नहीं कि ऐसे ही हाँ बोल दिया और करने का कोई इंटेंशन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये फिफ्थ पॉइंट है फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट। नेक्स्ट हमारा सिक्स पॉइंट आएगा लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली जिस चीज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हैं वो भी लॉफुल होना चाहिए। अगर आप अनलॉफुल चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हैं तो वो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं होगा। लॉफुल का ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप किसी को पैसे दे रहे हो और किसी और को बीट करने, किसी और को मारने के लिए, तो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होगा। हमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए दैट ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल। हमारा सेवन पॉइंट जो है वो है एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने लिस्ट ऑफ एग्रीमेंट दे दिया है जो ऑलरेडी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। तो आपको उस वैसे एग्रीमेंट में आपको एंटर ही नहीं होना। वैसे एग्रीमेंट कौन से हो सकते हैं? एग्रीमेंट विद अ माइनर, एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को बिजनेस करने से रोकना है, एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी को शादी करने से रोकना है, हाँ सब्जेक्ट टू कंडीशन कि वो उसका एज हो गया है लीगल मैरिज में जाने का, एक उसका एज हो गया तो उसे आप शादी करने से नहीं रोक सकते हैं। तो ऐसे एग्रीमेंट टू लीगल प्रोसीडिंग्स, ऐसे हम लोग एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेंट लीगल प्रोसीडिंग, ऐसे एग्रीमेंट का लिस्ट ही बना दिया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने। तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट में हमें एंट्री नहीं होना है। तो हमारा पॉइंट क्या है? एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। नेक्स्ट हमारा जो 8 नंबर का पॉइंट है वो है सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। बेसिकली सर्टेनिटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट सर्टन होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली ही हैज टू डू। मतलब ऑफर जो कर रहा है ऑफर, उसने भी एग्जैक्टली बताना चाहिए व्हाट इज एग्जैक्टली ऑफरिंग। मैं आपको कुछ भी दे दूंगा ऐसा नहीं होगा। मैं आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो दैट्स कुड बी स्पेसिफिक ऑफर। सर्टेनिटी होना चाहिए उसमें कि एग्जैक्टली आप किस चीज का ऑफर दे रहे हो। और एक चीज उसको पॉसिबिलिटी होना चाहिए वो परफॉर्मेंस करने की। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जाता है हमेशा कि कोई अगर डॉक्टर बोलता है कि मैं मरे हुए इंसान में, जो इंसान का डेथ हो गया है उसके वो इंसान में मैं जान डाल देता हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। एक बार लाइफ जाने के बाद उसमें लाइफ वापस करना, वापस देना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या था? सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एंड लास्ट पॉइंट, हमारा इसेंशियल एलिमेंट का लास्ट पॉइंट होगा लीगल फॉर्मेलिटीज। अभी ये पॉइंट आपको ऐसे समझना होगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग परफॉर्म करते वक्त लॉ ने हमें कहा है कि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज वी हैव टू कंप्लीट। सपोज वी हैव परचेज वन बाइक। सो आपको जब आप बाइक परचेस करते हो तो आपको आरटीओ से जाके उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे कहते हैं हम लोग आरसी, आपको लेना ही होता है क्योंकि वहां पे वो रजिस्टर्ड की जाती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल एक बुक परचेस करने गए हो बुक स्टॉल में तो वहां पे लीगल फॉर्मेलिटीज पूरे नहीं करोगे तो भी चलेगा। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि हमें बुक परचेस करनी है, हमें कहीं पे जाके उसको रजिस्टर करवाना है। तो जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे वैसे उस अगर कॉन्ट्रैक्ट में अगर रजिस्ट्रेशन, उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर लीगल फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लीट करना है तो दैट शुड बी
कंप्लीट, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना है और आपने नहीं किया तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। स्पेसिफिकली जब हम लोग रियल एस्टेट के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे काफी लीगल फॉर्मेलिटीज हमें कंप्लीट करना पड़ता है, तो वो वहां पे ये पॉइंट अप्लीकेबल होगा। सो ऐसे हमारे टोटल 9 इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को, हमारे एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर इसमें से कोई भी मिसिंग है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो एग्रीमेंट आपका हो सकता है वॉइड हो सकता है, या वॉइडेबल हो सकता है, या अनलॉफुल हो सकता है, या अनएनफोर्सिएबल हो सकता है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। सो दोस्तों, इस तरीके से हमारे इसेंशियल एलिमेंट्स थे। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज मीन बाय ऑफर एंड व्हाट इज मीन बाय एक्सेप्टेंस। टिल देन, थैंक यू।